सर ये सारे लेवल 1 बेस्ड मतलब लेवल 1 के एग्जांपल्स मान सकते हैं? बेटा सारे लेवल 1 के हैं ये, मतलब मैंने लेवल 1 में डाले हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। तुम देखो टोटल नंबर ऑफ शीट्स हैं 41, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, इससे बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेवल 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, बट उनका क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली अच्छा होगा। सो नाउ लेट अस लुक हियर। $500 heating element is designed to operate from 200 volt line. By what percentage will the output drop if it is connected on 160 volts? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है जो 500 वॉट्स है। कलर इसका जब हम दिस इज दी, दोबारा लिख देता हूँ। 500 वॉट्स इज दी पावर। तो मेरे पास पेन टैबलेट आ गया, थोड़ा बस प्रैक्टिस की जरूरत है अब। 500 watt is the power consumed when it is operated on 200 volt line. लेकिन अब इसको हम 200 की जगह 160 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे, तो व्हाट इज द पावर, तो ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। और फिर हमें ये बताना है कि 10 मिनट में व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट्स, ये हमें बताना है। दैट इज द क्वेश्चन। सर हो गया, आगे जाओ। आगे चलें, जरूरत नहीं है? यस सर, यस सर, जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड। सो आगे (49). There are two bulbs marked 220 volt 100 watts and 220 volts 50 watts, which will produce more illumination if they are connected in parallel. And what is the total power consumed? What is the illumination if they are connected in series? And what is the total power consumed? सर ये वाला हमने शायद किया है। हाँ कोई बात नहीं, इस टाइप का करा था। इस टाइप का किया हुआ, आई नो दैट। तो जल्दी से बताओ ना आंसर फिर मुझे, अगर तुम आंसर बताए तो इट्स ऑल राइट। सर 100 वाला ज्यादा इल्यूमिनेशन करेगा जब पैरेलल में, क्योंकि V सेम है। बेसिकली रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 50 वाले, 50 वाले का, 50 वॉट्स 50 वाला, रेजिस्टेंस का ज्यादा है। 50 वाले का। जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों में करंट सेम है, तो पावर कौन सा ज्यादा करेगा? जिसका R ज्यादा है। जिसका R ज्यादा है। R किसका ज्यादा है? 50 वॉट्स का। 50 वॉट्स का। तो 50 वॉट ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा। और जब दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो क्या चीज सेम है? वोल्टेज सेम है। तो पावर कौन ज्यादा डिसिपेट करेगा? जिसका R कम है, तो वो 100 वॉट वाला होगा। टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा? P1 प्लस पैरेलल में होता है P1 प्लस P2, दैट इज 150 वॉट। लेकिन ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है जब ये भी 220 वोल्ट के लिए डिजाइंड है और लगा भी 220 वोल्ट के अगेंस्ट रहे हैं। अगर 220 वोल्ट की बजाय किसी और वोल्टेज पे लगाते तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। और जो सीरीज में फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, 1/P1 + 1/P2। ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 50। Heater is designed to operate with a power of 1000 watt on a power line of 100 volts. तो मतलब ये है कि ये 1000 watts पावर डिसिपेट करता है, तो इसको 100 volts करा था शायद, ये भी किया हुआ है। करा है सर। रुक जाओ, ये वाला नहीं किया ना हमने? नहीं सर, ये करा है सर। ये वाला किया? नहीं। जब 100 वोल्ट पे अप्लाई करते हैं, अब इसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और हमने 100 वोल्ट ऐसे कनेक्ट किया। इस कंडीशन में 62.5 इज द पावर, दैट इज 62.5 watts is the heating it is producing,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ये किया है क्वेश्चन, तो किया है ये वाला? लग तो रहा है सर। कर लो तब भी कोई बात नहीं। सर वो फिगर थोड़ी कट रही है नीचे पार्ट पे। इतनी ही है फिगर। अच्छा ठीक है सर। देखो पावर होता है v²/r। नाउ रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, सो न्यू पावर डिवाइड बाय ओल्ड पावर, P2/P1 विल बी, अब वोल्टेज है VBC और पहले वोल्टेज था 100 वोल्ट्स, इसका स्क्वायर R इज प्रोपोर्शनल टू V²। तो ये कितना हो गया? VBC कितना आ रहा है? ये स्क्वायर आ रहा है 625 आ गया 25 आ गया। तो VBC कितना आ गया? 25 वोल्ट्स। हाँ सर इधर हुआ है। टोटल है 100 वोल्ट्स, तो VAB कितना हो गया? 75 वोल्ट्स। तो रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस और रेजिस्टेंस BC के अक्रॉस का रेशो कितना है? जो वोल्टेज का रेशो है, वोल्टेज अक्रॉस AB अपन वोल्टेज अक्रॉस BC, दैट इज 3। तो BC का जो रेजिस्टेंस है, ये RAB का तो रेजिस्टेंस ये तो हमें पता है 10 है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस BC कितना हो गया? 10/3। अब ये दो पैरेलल में हैं, तो 3/10 कितना हो गया? 1/R प्लस हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस कितना है, ओहो उसका रेजिस्टेंस भी निकालना है यहाँ से। ये R कितना होगा? V²/P। हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? पावर है 1000, नहीं V²/B 10 होगा। हाँ 10 होगा सर। 10 आएगा। 100 स्क्वायर डिवाइड बाय पावर 1000 इज इक्वल टू 10, तो प्लस 1/10। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी जरूरत नहीं, छोड़ दो। इलेक्ट्रिक केटल वो टाइम T1 T कर रखा है हमने ऐसे क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ये जल्दी से कर लो क्वेश्चन। टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट्स। दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 एक है R2। 10 एम्पियर इज द करंट दैट दे आर ड्राइंग। और हमने कनेक्ट किया 100 वोल्ट के अक्रॉस। द पावर डिसिपेटेड इन वन इज 600 वॉट्स। ये कह रहा है जो पावर डिसिपेटेड है वो 600 वॉट्स है। So what is the power dissipated in R2 and what is the resistance R2? ये दो चीजें बतानी है। क्लियर है? यस सर। तो टोटल पावर जो डिसिपेट हो रही है वो कितनी हो रही है? टोटल पावर जो डिसिपेट हो रही है
वो रही है V into I, जो बैटरी जो सप्लाई कर रही है पावर V into I, 1000 ये 100 into current is 10,000 watts is the total power that is being dissipated, that is equal to P1 plus P2. P is also equal to P1 plus P2. 400 तो 1000 is equal to P1 कितना है 600 plus P2 हो गया 400. And how do you find, ठीक है, तो पावर ये आ गया 400 watts आ गया, that is the answer. और अब हमें बताना है रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? पावर को लिख सकते हो P2 will be equal to V square upon R2. पावर है 400 और V कितना है 100, तो R2 आ गया V that is 100 square divided by पावर कितना है 400. ठीक है, okay. So now let's come to the next question. Example number 54. ये जो बैटरी है it is supplying power A, this battery is supplying power B. What is the total A plus B? मतलब A is the power supplied by this battery, B is the power supplied by this battery. What is A plus B? But total power supplied by battery बतानी है. तो बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. अगर हमारे पास एक बैटरी है, इट इज डिस्चार्ज हो रही है, करंट इज E, वोल्टेज इज V, सो पावर सप्लाइड बाय बैटरी होता है V into I. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, बिकॉज चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर. बेसिकली दोबारा जल्दी से बताता हूँ, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, दैट इज इक्वल टू Q टाइम V. तो ये होता है वर्क डन. तो पावर कितना होता है? पावर होता है dW by dt, दैट इज V टाइम्स dQ by dt, तो V into I. लेकिन अगर बैटरी चार्ज हो रही होती है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सो वर्क डन बाय बैटरी होता है माइनस VI. इसमें वर्क इज बीइंग डन ऑन द बैटरी. ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस? माइनस VI. सो यहाँ हमें बताना है व्हाट इज द वर्क डन. सो वन ऑफ द मेथड इज किरचॉफ रूल से जल्दी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये करंट I1 ले लो, ये I2 ले लो, I1 प्लस I2, दोनों सर्किट को सॉल्व कर दो, I1 I2 आ जाएगा. तो I1 आ रहा है 2 एम्पियर्स, I2 आ रहा है -1. सो पावर सप्लाइड बाय पहली बैटरी होगा V is 2, करंट इज 2, टोटल 14. दूसरी बैटरी तो चार्ज हो रही है, I2 नेगेटिव का मतलब है इट इज बीइंग चार्ज, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, V into I -1. सो टोटल वर्क डन हो गया, पहली बैटरी ने 14, इसने -1, टोटल पावर इज 13. ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट मैं बता देता हूँ जो मैंने तुम्हें बताया नहीं है. मैंने किरचॉफ रूल इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे दोनों करंट निकालने हैं, ये वाला भी ये वाला भी. मान लो ये वाला करंट निकालना होता तो कैसे करते? काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अभी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा ये. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें करंट बताओ. इस मेथड से तो कर ही लोगे जो किरचॉफ रूल हमने लगाया, आई नो यू विल बी एबल टू डू, बट देन थोड़ा सा इसको छोटे मेथड से बताओ कैसे करोगे. सर एक बार वापस बताएंगे क्या पूछ रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द करंट, इस वाली बैटरी के थ्रू करंट कितना है, बस इतना बताना है तुम्हें.
देखो क्वेश्चन अब यहाँ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक मैंने मेथड डेवलप किया था इसका, और कैसे जल्दी से होगा। यहाँ तो खैर किरचॉफ में भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन उसमें दो यहाँ देखो, लेफ्ट साइड एक बैटरी है 7 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 2 ohms। राइट साइड आई एम टेकिंग अ बैटरी ऑफ 1 volt and what is the internal resistance 2 ohms। और मिडल वाली आर्म पे बैटरी है या नहीं है सर। बैटरी है मिडल वाली पे, तो इसका ईएमएफ कितना है अगर है तो? 0 volt। हाँ या नहीं? यस यस। तो इसलिए इसको 0 volt ले लो, ठीक है। अब मैं इस वाली बैटरी और इस बैटरी को पैरेलल में ले रहा हूँ, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया 3 और 2, प्रोडक्ट अपॉन सम 6/5 1.2 ohms। और इसका ईएमएफ कितना होगा? E by R, मतलब E होता है 1.R into E1 by R1, 0/3 which is 0 plus E2 by 1 R2 by 2 1/2 0.5 which is 0.5। तो ईएमएफ कितना हो गया? 0.6 volts। तो ये जो करंट होगा कितना होगा? I। टोटल ईएमएफ कितना सर्किट का? जल्दी बोलो। 7 minus 0.6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 plus 1.2, टोटल हो गया 2 एम्पियर। ये अच्छा तरीका, इसको याद रख सकते हैं तरीका। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों करंट निकालने थे, तो फिर इसमें पहले मैंने इन दो बैटरी को कंबाइन किया। पहले इन दो बैटरी को किया, अब मुझे ये करंट निकालने के लिए ये दो कंबाइन करने पड़ेंगे, तो डबल काम हो जाएगा। तो देयर इज नो पॉइंट। इफ आई हैव टू कैलकुलेट द करंट इन द सेकंड बैटरी, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली टाइम उतना ही लगेगा, कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। जितना किरचॉफ रूल से लगेगा टोटल टाइम, उतना ये दोनों मिला के लगेगा। तो रब कर दूं इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टर इन व्हिच मैक्सिमम हीट इज प्रोड्यूस। मैक्सिमम हीट किसमें प्रोड्यूस होगी? तो इसका तरीका क्या होगा बताओ। लेट दिस बी पॉइंट ए, तो ये भी पॉइंट ए हो इसको गया। सिंपलीफाई करेंगे ना पहले तो। हाँ सिंपलीफाई कर लो। ये सी है, तो बीच वाले पॉइंट को बी ले लो, तो ये बी ले लो, ये भी बी हो गया, ठीक है। अब ए और बी के बीच में 5 ohms, ए और बी के बीच में 5 ohms रीड्रॉ करते हैं ना। ए और बी 6 और 2 बी है, 6 और 2 बी हो गया। बी और सी के बीच में 5 है और 4 है, तो 5 और 4 ले लिया, ठीक। 5, 6 और 2 पैरेलल में है, तो इनका कंबाइंड 5, 6, 2 का कंबाइंड करके रेजिस्टेंस इतना आ गया ए और बी के अक्रॉस। ऐसी बी और सी के अक्रॉस, तो प्रोडक्ट अपॉन सम करके ये आ गया। अब हमें बताना है मैक्सिमम हीट किसमें प्रोड्यूस होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब इसको जल्दी से करना है। मैक्सिमम हीट किसमें प्रोड्यूस होगी? इन तीनों में से देखा जाए तो 2 ohm में ही होगी, क्योंकि V अप V स्क्वायर बाय R। यस सर। अगर इन दोनों में से देखें तो इसमें होगी, तो हमें दोनों को चेक करना है, इसको भी और इसको भी। अब हम क्या करेंगे, VAB अपॉन VBC, रेशियो ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। रेशियो हम निकाल चुके हैं, तो 27/52 आ गया सर। हाँ सर हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब ये जो आई जो जा रहा है, जितना इधर जा रहा है उसमें से उतना निकलेगा इसमें, क्योंकि नहीं, तीन जगह आई डिवाइड हो रहा है। बहुत लंबा हो जाएगा। पहले इसका करंट निकालो, 2 का इसका निकालो, अलग अलग टाइम लगेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो आया 27/52, तो इसको ले लिया 27 V0, इसको ले लिया 52 V0, इतना वोल्टेज है। 2 ohm रेजिस्टर में कितना होगा? V स्क्वायर बाय R दिस अपॉन 2। और 4 ohm में कितना होगा? V स्क्वायर बाय R, V है 52 अपॉन 4। इनमें से कौन सा बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है। So maximum heat will be generated in 4 ohm resistor. क्लियर है? सर मैं ये नहीं कह रहा कि निकालने को, मैं कह रहा हूँ मतलब बेसिकली जो ऐसे आपने कहा ना कि मतलब 2 ohm और 4 ohm में सबसे ज्यादा होगा V स्क्वायर बाय R से, सेम कंसेप्ट से ये जो 3 रेजिस्टर लगे हैं और ये 2 रेजिस्टर जो लगे हैं, अगर इनको एक सेट रेजिस्टर माने विदाउट टेकिंग आउट द वैल्यू, तो
जितना आई इस पहले वाले सेट में जाएगा दूसरा उतना ही आई दूसरे वाले अरे में भी बेटा वो जाएगा। बात ठीक है, वो बात ठीक है, कौन मना कर रहा है उसको? जितना करंट इधर जा रहा है उतना करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। काल लगेगा ना। लेकिन ये इसमें जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए या तो v स्क्वायर बाय आर लूंगा मैं या I स्क्वायर आर, तो इसका मुझे करंट निकालना पड़ेगा अलग से। नहीं सर करंट नहीं, वही तो कह रहा हूँ, मतलब फिर हम देख सकते हैं कि दोनों में मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए शायद एप्लीकेबल हो कि इसमें जगह जो करंट है हमारा वो 3 जगह डिवाइड हो रहा है और 5, 6 और 2 के बीच में हो रहा है, यहाँ सिर्फ 5 और 4 के बीच में हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पता है कि जहाँ कम डिवाइड हो रहा है I स्क्वायर आर से वहाँ ज्यादा है, तो 4 वाले पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तुम क्या करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो इसको? हाँ सर मुझे मैंने नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वो जो तुम कह रहे हो गलत कह रहे हो। इतना आसान नहीं है कि डायरेक्टली पता लग जाए। करंट तो सेम है ही, करंट तो सेम है, मुझे करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वही मैंने कहा सर, क्योंकि सेम जा रहा है दोनों जगह। हाँ मुझे तो जहाँ मुझे पता है कि ये करंट मान लो I है, ये करंट भी I है, तो यहाँ तो मैं कह सकता हूँ I का रेशियो ये होगा 5:4 है, तो इसमें करंट गया 5/9 I। इसमें बताओ कितना करंट गया? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट बाय करंट आल्सो। इसमें कितना करंट गया? ये काम कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। 11 प्रोडक्ट 30/11, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस हो गया 30/11 अपॉन 2, 15/11 हो गया, तो करंट का रेशियो हो गया 11 ऊपर 15 नीचे। इसमें करंट गया 15/26 I, इसमें करंट इतना गया, इसमें करंट इतना गया। हाँ, सो दिस वो वाला स्क्वायर है। इनटू R, और इसमें 5/9 I स्क्वायर इंटू 4, ये हो गया 225 इंटू 4/26 इंटू 26, 25 इंटू 4/81। अब चेक कर लो कौन सा बड़ा है, इंटू 16 है, ऐसे कर लो। सर मैं ये भी नहीं कह रहा। हाँ सर मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो हमारा सेकंड सेट ऑफ रजिस्टर्स है बेसिकली बी और सी वाला, उसमें हमारा आई तो सेम ही जा रहा है, बस आई डिवाइड कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 6 है और 2 है, यहाँ पे 5 और 4 है। तो अगर हम 6 को हटा भी दें तो 5 और 2 और 5 और 4 में बराबर मान लें तो अरे हम यार देख ऐसे सकते हैं नहीं, कि ऐसे नहीं, 2 कई बार ज्यादा है, 4 वैल्यूज क्लोज ज्यादा है। भी हो सकती है, या कई बार वैल्यूज क्लोज भी हो सकती हैं। अच्छा वही तो मैंने कहा सर, इस केस में वैलिड है। हाँ हाँ हाँ, वो तुम बेकार का क्वेश्चन पूछ रहे हो, टाइम ही वेस्ट हो रहा है। चलो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ये एक सर्किट है, फाइंड द करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल, मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये करंट बताना है, एंड पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स। तो हमें ये बताना है कि जो 20 वोल्ट वाली बैटरी है, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय दिस बैटरी। तो पावर सप्लाइड के लिए तो V इंटू आई कर देंगे। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द करंट इन दिस बैटरी, करंट इंटू 20 आ जाएगा आंसर। सो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं बताता हूँ, इसको मैं एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच लगाई है, एंड दिस इज आल्सो अप्रोच दैट यू कैन अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। किसी एक रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया 0, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन करते हैं कि बॉल को ऊपर से नीचे गिराया, एक रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया, बिकॉज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की जरूरत होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ये 0 वोल्ट ले लिया, 25 वोल्ट की बैटरी है तो ये हो गया 25। अब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये सारे 25 हो गए, तो हम वोल्टेज मेंशन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस ये जो मेथड है which I'm discussing here, we are marking the potentials। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो डिफरेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का है 10 वोल्ट्स, तो ये हो गया 15 वोल्ट। इसमें दोनों का डिफरेंस है 5 वोल्ट, लेकिन नीचे वाले का ज्यादा है, ऊपर 25 तो ये 30 वोल्ट्स। इसमें दोनों का डिफरेंस है 20 वोल्ट, ऊपर का ज्यादा, ऊपर 25 तो नीचे 5। इन दोनों में इसका डिफरेंस है 30, ऊपर है 25 तो नीचे हो गया 55, 55 वोल्ट्स।
तो ये जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अगर मैं चारों करंट निकाल लूँ, मैं प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो I4 पहले, चलो मैंने यहाँ पे जो I4, पहले I4 ले लो। ये I4 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 0, 15/5, 3 एम्पियर। I3 कितना होगा? ऊपर 30, नीचे 0, डिफरेंस 30 वोल्ट अपॉन 10, 3 एम्पियर। ऊपर है 55, 5 वोल्ट, नीचे है 0, 5/5, 1 एम्पियर। And this I1 will be 55 and 0, difference 55/11, 5 एम्पियर। So total current जो I होगा, जो हमें निकालना था, that will be sum of all these 3 plus 1 4, 4 and 8 12 एम्पियर आ गया करंट। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब मुझे इसमें पावर बतानी है 20 वोल्ट वाली बैटरी में। तो ये करंट कितना है? I2 मेरा आया 1 एम्पियर, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग डाउन, तो बैटरी चार्ज हो रही है। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी पूछा है, दैट विल बी नेगेटिव। वर्क इज बीइंग डन ऑन द बैटरी, सो पावर सप्लाइड होगा माइनस E2 I2, 20 into 1, दैट इज माइनस 20 वॉट। समझ आ गया? इस मेथड को, ये जो मैंने पोटेंशियल मार्क करने वाला बताया है, इसको हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे लेवल 2 के प्रॉब्लम में। इट्स अ वेरी वेरी गुड मेथड। रब कर रहा हूँ। So now let's move on to the next problem. ये फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। घरों में हम जो भी लगाते हैं अप्लायंसेस, वो सारे पैरेलल में होते हैं। तो एक जस्ट एक डायग्राम बना के दिखाया, बल्ब, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब हमने लगाए। एक फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या होता है? बेसिकली इट इज अ वायर, इट इज अ, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसका ये सिंबल होता है, एक मिनट, ये हुआ नहीं, इसका ये सिंबल होता है फ्यूज वायर। इसको सर्किट में लगाते हैं। तुमने अब देखा नहीं, अब ये फ्यूज वायर ज्यादा लगती नहीं है, बिकॉज इसकी जगह MCB लगाते हैं हम। ठीक है, वो सर्किट ब्रेकर होता है, CB सर्किट ब्रेकर। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर मेरे पास पीछे सप्लाई आ रही है, मेरे पास पीछे सप्लाई आ रही है और यहाँ पे एक अप्लायंस लगा हुआ है, बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है। अगर ये शॉर्ट हो गया, ये दोनों टच हो गए, तो व्हाट विल हैपन टू द करंट? करंट विल बिकम वेरी वेरी हाई। इतना हाई करंट होगा कि पावर ड्रॉन विल बी इक्वल टू V into I। इतनी हाई पावर ड्रॉ होगी कि बिजली का बिल एकदम से बढ़ जाएगा हमारा। सो अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई करंट सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वायर मेल्ट हो जाएगी। अब वायर अगर कहीं भी मेल्ट हो गई बीच में, दीवारों के बीच की वायर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक फ्यूज वायर देते हैं। अब जनरली उसकी जगह MCB लगाते हैं, मिनी सर्किट ब्रेकर। फ्यूज वायर क्या होता था कि वायर मेल्ट हो जाएगी, बिकॉज जो सर्किट ब्रेक होगा वो वीकेस्ट पॉइंट से होगा। फिर वायर को हमें रिप्लेस करना पड़ता था, फिर लगाते थे, वायर को रिप्लेस किया, फॉल्ट को रेक्टिफाई किया। MCB में ये एडवांटेज है, ये सब चक्कर खत्म हो जाता है, वो ट्रिप कर जाएगा। पहले आप इसका फॉल्ट को रिपेयर कर लो, फिर इसको दोबारा से ऑन कर दो। MCB अलग अलग रेटिंग के आते हैं, 16 एम्पियर का, 32 एम्पियर का। 16 एम्पियर का मतलब करंट 16 एम्पियर से ज्यादा है तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो अलग अलग रेटिंग के आते हैं MCB। तो तुमने देखा होगा जो मेन पावर सप्लाई आती है वहाँ बहुत सारे MCB लगे हैं, क्योंकि घर में तो बहुत सारे सर्किट होंगे ना, एक रूम में अलग सर्किट होगा, किचन में अलग होगा, हर जगह रूम्स के अलग अलग सर्किट लेते हैं। तो MCB जनरली, अब जैसे AC पे हम MCB हाई लगाते हैं, क्योंकि ACB ड्रॉज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। छोटा MCB लगा देंगे तो वैसे ही ट्रिप रहेगा। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मान लो तुमने ये सर्किट ब्रेकर लगाया ही नहीं, तो वायर बीच में से कहीं मेल्ट हो जाएगी, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मान लो तुमने वायर बहुत मोटी मोटी लगा दी, खूब मोटी मोटी वायर लगा दी, अब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हुआ,
वायर मेल्ट ही नहीं हो पाएगी, बहुत हाई करंट जाएगा, इतना हाई करंट जाएगा कि पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। व्हाट विल हैपन, 1 घंटे के अंदर तुम्हारा लाखों का बिल आ जाएगा, जस्ट इन 1 आवर। ठीक है, और yes, sir. जो 2 महीने का बिल आता है वो तो करोड़ में पहुंचेगा। So definitely it has to be, you have to break the circuit. It's not only the cost part, then you are necessarily damaging the whole thing. तो इसलिए सर्किट ब्रेकर होता है। तो फ्यूज वायर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन आए, बट सो फ्यूज वायर में बेसिकली हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब क्या होगा, आई स्क्वायर आर विल बी द पावर एब्जॉर्ब्ड, पावर कंज्यूम्ड। तो ये गर्म होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर हो गया T, इट विल रिलीज हीट टू द सराउंडिंग। अगर पावर कंज्यूम ज्यादा है, हीट बाहर पावर कंज्यूम्ड है 100 और बाहर जा रही है 60, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हीट सप्लाई भी बढ़ेगा। इनपुट पावर तो है हमारी 100 वॉट्स, अब हीट सप्लाइड रह गई 80 टेम्परेचर बढ़ने से। अभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिटेन हुई, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते तब तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जब ये भी 100 ना हो जाए। अब टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड ये टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर स्टेबलाइज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर, तो ऑब्वियसली वायर मेल्ट हो जाएगी। सो ये जो वायर हम यूज करते हैं ये जनरली होती है टिन एंड ये लेड एंड टिन का अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट की वायर लोगे फ्यूज वायर, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने ये कहा कि टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस सो दैट वेल हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस पर सेकेंड। जब ये स्टेज आ जाएगी तो टेम्परेचर, तो हीट प्रोड्यूस कितनी है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन ए, एरिया पाई आर स्क्वायर। और जो हीट लॉस हो रहा है, इफ एच इज द हीट लॉस पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस एरिया जो लेंगे ना वायर का, तो हीट लॉस विल डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। कैपिटल एच के लिए इफ एच इज द हीट लॉस पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू रेडिएशन, एरिया है 2 पाई आर एल। ठीक है, ये दोनों इक्वेट कर दिए तो आई बिकम्स प्रोपोर्शनल टू एल तो कट गया, तो इसके अंदर लेंथ ऑफ द वायर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज द करंट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस वायर, it will not depend upon the length of the wire but it will depend upon the radius of the wire। यहाँ पे है r स्क्वायर, यहाँ है r, लेकिन यहाँ था i स्क्वायर, यहाँ पे i स्क्वायर है, r स्क्वायर इंटू r, so this is proportional to r cube, so I is proportional to r to the power 3/2। बस ये रिजल्ट है जो you can remember, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियस 4 गुना कर देंगे तो करंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी 8 times। So now we have a question, question number 57, फ्यूज विद सर्कुलर एरिया क्रॉस सेक्शन। अब ज्यादा जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, सिंपल है। 15 एम्पियर पे फ्यूज ब्लो कर जाता है, एक 0.15 mm का वायर थी वो 15 एम्पियर पे ब्लो करती है। उसी मटेरियल की एक और हमने वायर बनाई और हम चाहते हैं वो 120 एम्पियर पे ब्लो करे, मतलब 120 एम्पियर पे मेल्ट करे, तो कितने रेडियस की वायर बनानी होगी। तो I is proportional to R raised to 3/2, R proportional to I to the power 2/3, R2 by R1 is I2 by I1 raised to 2/3। अब करंट होना चाहिए 120, पहले था 15, तो 8 to the power 2/3 is 4, so now the new radius will be 4 times the earlier radius, that is so much।
So now example 58, two cylindrical wires made of copper having identical area of cross section but different lengths. ये इसको देख लेना, इसमें कोई इतना ज्यादा खास कुछ चीज नहीं है. You understood the concept. अब अगला पॉइंट ये आएगा इनफाइनाइट लेटर्स. आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है. This is the point that we have not discussed earlier. Infinite है, मतलब infinity तक जा रहा है. 4 ohm, 2 ohm, 4, 2, 4, 2, 4, 2, infinity तक जा रहा है. तो how do you solve? That is very very simple because अगर ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है x is equal to under root of 6 plus under root of 6 under root of 6 plus infinity तक है, तब इसको कैसे लिखते हैं? x is equal to under root of 6 plus इसको भी हमने x लिख दिया. x लिख देते हैं. अब इसको स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो. So that is how you do it. Exactly in the same manner we are going to do this problem also. So ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि A और B के अक्रॉस what is the total resistance. So let that be x. तो मैंने इसको x ले लिया कि टोटल रेजिस्टेंस मेरा A और B के अक्रॉस x है. अब सिमेट्री के कारण इन दो पॉइंट के अक्रॉस भी x होगा. यस सर. तो यहाँ 4 आया, ये वाला 2 भी मुझे लिखना होगा. इन दो पॉइंट के बीच में मैंने x ले लिया. अब सिंपल है, x कितना होगा? 4 प्लस 2 एंड x इन पैरेलल प्रोडक्ट अपॉन सम 2x by 2 plus x. अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो, x निकाल लो, ये आंसर आएगा. इसे नेगेटिव वाला इग्नोर कर दिया क्योंकि फिर वो x नेगेटिव नहीं हो सकता. This is how we have to solve, which is simple. अब इसके ज्यादा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, तुम अपने आप कर लेना. So अब हमें ये क्वेश्चन है, ये r by 2 r by 2. So you will be able to do. इसमें कुछ भी नहीं है. उसके बाद है 60. मैं तुम्हें अभी मटेरियल क्या क्या भेजा था सर? लेवल 1 लेवल 2 लेवल सॉल्व एग्जांपल भेज दिए ना मैंने. यस सर, भेज दिए. और मैंने तुम्हें वो भी भेज दिए. ठीक है, मैंने एनसाइक्लोपीडिया का वो भेज दिया. ठीक है, तुम्हें मटेरियल ठीक है जो भी मेरे पास था. सर उसमें ये इंडिपेंडेंट सर्किट्स वाला पार्ट है? नहीं होगा. मैंने कुछ चीजें जो है ना अभी ऐड की हैं. अभी एडिशन वाला मैं कॉपीराइट के कारण नहीं भेज सकता, वो तुम समझ लो, कोई बात नहीं. ये कहीं है भी नहीं, अवेलेबल नहीं है, तुमने समझ तो लिया, उसमें है क्या? ठीक है सर. ठीक है, तो तुम्हारा इससे काम हो जाएगा. जो भेजा है तुम्हें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एग्जांपल 68, व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस rx की इसकी वैल्यू बताओ. Will the total resistance between A and B independent of the number of loops? कह रहा है कि A और B के बीच में हम चाहते हैं कि लूप पे डिपेंड ना करे कि नंबर ऑफ लूप 1 2 3 4 5 जितने भी हों. Is the resistance between A and B is independent of Rx? You have to find what is the value of Rx. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है. कैसे करोगे? चलो मैं बता देता हूँ. ये वाला केस कंसीडर करो. इन दोनों के बीच में Rx है ना, तो इन दोनों के बीच में भी Rx होना चाहिए, तभी तो इंडिपेंडेंट बनेगा. फिर अगेन 2r और Rx मिलके फेज के अक्रॉस Rx हो गया, फेज के अक्रॉस Rx हो गया, तभी तो इंडिपेंडेंट बनेगा. तो मैंने क्या किया, सिर्फ लास्ट वाला इतना पोर्शन ले लिया, लास्ट का इतना पोर्शन ले लिया.
अब मैं इस क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि ये मैंने जो सर्किट बनाया कि ये RX है और P और Q के बीच में भी RX है, ठीक है। अब ये RX कितना हुआ, ये तो है 2R प्लस RX, 2R प्लस RX, और ये R, ये पैरेलल में हो गए, 2R प्लस RX एंड R दे आर इन पैरेलल, सो प्रोडक्ट अपॉन सम। ओके सर। तो से ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो इसको कर लेना अपने आप। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सिमेट्रिक सर्किट्स है, ये बड़ा एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सिमेट्रिक, जहाँ सिमेट्री है वहीं यूज होगा, तभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम we have to find the resistance between A and B. It is given to us that point A and point B ये सारे small r हैं, each and every resistance is small r, so what is the equivalent resistance between A and B? तो इसको करने के लिए मैंने दो मेथड यूज बता रखे हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 तो ये है, कंसिडर करो यहाँ पे, अगर मैं ये करंट I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, अगर मैं किसी तरीके से ड्यू टू सिमेट्री अगर ये एस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि ये भी I1 ये भी I1, जितना करंट इधर से आके उधर उतने जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो मैं इसको डिटैच कर दूंगा। तो इसका मतलब इस नोड पे जंक्शन का कोई फायदा नहीं हो रहा। सो आई विल रिपीट, इफ आई एम एबल टू एस्टैब्लिश और बाय विजुअली सीइंग द सर्किट, इफ आई कैन से दैट ये भी I1 है, ये भी I1 है और ये भी I2 है, ये भी I2 है, तो मैं डिटैच कर दूंगा। So the same thing we have used here. Now this is a very simple question. सिमेट्री से पता लग रहा है जो करंट इधर आ रहा है वो इधर जा रहा है और जो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो मैंने डिटैच कर दिया। डिटैच करने के बाद तो कितना सिंपल हो गया, ऊपर R नीचे 2R, ऊपर R नीचे 2R, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये तो पैरेलल में हो गए। एक मिनट, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, प्रोडक्ट 2R/3 से। ऊपर तीनों मेरे सीरीज में है, 2R तो ये हो गया 8R/3, 8/3R तो हो गया ऊपर, R प्लस R 2R हो गया नीचे। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो अगेन प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट हो गया 16 और सम हो गया 14, 6 and 14R, 8/7R आ गया आंसर, स्ट्रेट अवे आ गया। बहुत अच्छा तरीका है ये। ओके, सो इसको हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। एक मैंने तुम्हारे जस्ट यहाँ तो यूज नहीं करना, मैंने एक और मेथड दिया है, मेथड नंबर 2, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मे बी कहीं और तुम इसको यूज कर पाओगे। तो इसमें मैंने दूसरा मेथड क्या लगाया कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस को मैंने ब्रेक कर दिया दो में, आधा रेजिस्टेंस लेफ्ट पे ले लिया, आधा राइट पे ले लिया। तो ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और ये वाला पॉइंट जो है, यू कैन सी दे लाइक सेम पोटेंशियल। क्यों है सेम पोटेंशियल? ड्यू टू सिमेट्री नजर आ रहा है। तो आई कैन कनेक्ट देम विद अ प्लेन वायर। मैंने बताया था जिन दो पॉइंट को हम सेम पोटेंशियल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, इनके बीच में रेजिस्टेंस या तो 0 रखो या इनफिनिट रखो, वो हमारी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, हमें क्या कन्वीनियंट लगता है। सो बेसिकली इस पॉइंट को उठा के मैं नीचे ले आया। तो मुझे समझ नहीं आया ये दोनों सेम पोटेंशियल पे कैसे हैं? बेटा जितना ए और सी के बीच में जो सर्किट है और सी और बी के बीच में सर्किट सेम है ना। हाँ, तो ये जो दो पॉइंट हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो आई कैन कनेक्ट देम विद अ प्लेन वायर। तो इस पॉइंट को उठा के मैं नीचे ले आया। अब सर्किट हो गया, ये आर है, ये आर है,
ये आर है, बी और सी, ये डी और ये सी, डी और सी के बीच में मैंने आर लगाया। अब ये भी मेरा पॉइंट सी बन चुका है क्योंकि ये पॉइंट नीचे आ गया, तो ये भी सी, तो डी और सी के बीच में r/2 भी है, r/2 ये बनाया मैंने। इसी तरीके से राइट पे भी बनेगा। अब एक मिनट, थोड़ा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, ओहो सॉरी। तो वो तो समझ आ गया था, ये ड्राइंग तो मैं हटा देता हूँ। तो अब इसमें ये क्लियर हो गया हमें, r एंड r/2 इन पैरेलल हो गया, प्रोडक्ट अपॉन सम r/3, r/3 एंड r इन सीरीज 4/3r, 4/3r एंड r in parallel, product upon sum 4/7r। तो a और c के बीच में 4/7r, c और b के बीच में 4/7r, दोनों ऐड कर दो, टोटल हो गया 8/7r। ठीक है, वही आया था हमारा पहले भी। तो इस केस में डेफिनेटली ये मेथड अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट कुछ केसेस में यू कैन अप्लाई दिस ऑल्सो। अब इसके बाद ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही सिंपल है, अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि if each of these resistances capital R, what is the equivalent resistance between A and B? तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे देख लो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें करंट सेम है तो डिटैच कर दिया। अब इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस ये हो गया, फिर तो हो ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल नाउ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the equivalent resistance between A and B। ये A और ये B है, तो C और D के बीच में हटा दो, पोटेंशियल सेम है, हटा दिया। ये ऊपर 2R है, ये R है, 2R/3, ये 2R/3, 2R/3 सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 63, आइडेंटिफाई रजिस्टर, आइडेंटिकल रजिस्टर है R, X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे भी बड़ा क्लियर है कि यू कैन रिमूव, ये वाला रिमूव कर सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसको रिमूव कर सकते हो। ऊपर से डिटैच कर दो इन दोनों को। अच्छा, इसमें डिटैच ऐसे किया, ओके। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे तरीके है ना, कोई जरूरी थोड़ी नहीं एक ही तरीके से करना है। हाँ सर, इससे भी ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा सिमेट्री से। तो ये r x, ये r r r, चलो इसको अलग ही लिया हुआ है, इन तीनों को सेम कर दिया, r r r इन दोनों के बीच का, ठीक है। इन दो को अलग ही रख दिया, ये वाला ऐसे बन गया। अब इसको हटा दिया, एक ही बार में कर सकते थे। ऊपर r एंड r 2r, नीचे r/3 r/3, ठीक है, हो जाएगा। इसमें भी इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सिंपल सर्किट है, कुछ भी नहीं है। देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेटवर्क ऑफ 9 रजिस्टर, सब 1 ओम है, ये 1 है, 1, ये 2 एंड 2। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन ए एंड डी, ए और डी, ए और डी इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। सर ये सम एंगेज में था, मुझे इसमें डाउट था, ये वाले में ए और डी के बीच में बताना है, ठीक है। और सिमेट्री से ई और एफ का पोटेंशियल सेम होगा, तो हमने 1 हटा दिया। बी और सी का भी सेम होगा, तो ये 1 भी हटा दिया, तो ये सर्किट बन गया। अब 1 2 एंड 1, 1 2 एंड 1 इन सीरीज हो गया 4, ए और डी के बीच में 4, ये लिख दिया। ए और डी के बीच में 2, ये लिख दिया। ए और डी के बीच में 4, वो ये लिख दिया। ऑल 3 आर इन पैरेलल, उससे ये आ गया। तो डाउट है तो बस बोलो। नो सर ई और एफ और बी और सी के बीच में था कि क्या कह रहे हो? ई एफ और बी और सी के बीच में की पोटेंशियल मैं सिमेट्री नहीं नजर आ रही, ए और डी के बीच में मुझे निकालना है,
तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा या सी का ज्यादा होगा? अच्छा ठीक है सर। इक्विवेलेंट रेशियो बताना है ए और बी के बीच में, सिंपल है, ऊपर वाले को हटाओ नीचे वाले को हटाओ। तो मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, ऑलरेडी सबको वीडियोस भी हैं, मैंने सॉल्यूशन भी भेज रखे हैं, देख लेना इनको। इसमें क्या टाइम लगाना, मैंने इतने सारे क्वेश्चन 41 तक जाने हैं, इसमें सारा टाइम लगा देंगे लेवल 1 में, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो देख लेना इन दोनों के बीच में रेशियो कितना, 2r/3 है ना, 2r एंड r, 2r/3, ये 2 ये मिला के 2r/3, 2r/3, 2r/3 ऐसे कर दिया। उसके बाद इसको डिटैच कर दिया, अब हो जाएगा। So this is not the only way to solve, there can be many ways. अपने आप करते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा ट्रिकी है। In the circuit shown in the figure, all wires have resistance R. Equivalent resistance between A and B. A और B के बीच में equivalent बताओ। चलो मैं बता ही देता हूँ, तुम अपने आप करते रहना। इसको मैंने ऐसे कर दिया, F और D का पोटेंशियल सेम होगा, E और C का सेम होगा। उसके बाद हो गया 3R, R R R 3R, R R R 3R, यहाँ के बीच में R and parallel. We got the answer. Hemisphere network of radius A is made by using a conducting wire of resistance R per unit length. ये हेमिस्फीयर है, तो जो वायर है उसका क्या? पिछले क्वेश्चन में डाउट था क्या? सर पिछले क्वेश्चन में डी एंड एफ का पोटेंशियल क्यों सेम है, एफ एंड ई का सेम नहीं होना चाहिए? बेटा हमें निकालना है ए और बी के बीच में, तो करंट तो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, इसमें तो सेम हो ही नहीं सकता ना। मान लो बी 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, करंट तो ऐसे जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ओके सर। हाँ, लेकिन इसमें और इसका सेम है, जैसे जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा। हो जाएगा, अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस वायर से बना है उस वायर का रेजिस्टेंस है R per unit length. R is the resistance per unit length. What is the equivalent resistance between O and P? O and P. तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया ABCD का पोटेंशियल सेम है, O और P के बीच में निकालना है। ABCD का सेम है। What is the resistance OA? मैंने इसको मार्क कर दिया, ये भी A. So what I can do is मैं इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर सकता हूँ। ये A है, एक मिनट, ये व्हाइट कलर है, सॉरी रेड, ये A है, इसको भी मैं काट के A लिख देता हूँ, इसको भी काट के A लिख रहा हूँ, इसको भी काट के A लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। O और A के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, OB, OC, OD ये सारे सेम। R is resistance per unit length, length is A, AR हो गया। What is the resistance between A and P? A and P, B and P, ये भी सब सेम। लेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना, और लेंथ कितनी है 2 pi r/4, 2 pi a/4, 1/4 ऑफ द सर्कल। अब क्योंकि ये पोटेंशियल चारों बराबर हैं, तो सर्किट को ऐसे ड्रॉ किया। ये पॉइंट है हमारा O, जो ये वाला है, ये B, ये P। अब मैं यहाँ पे ABCD मतलब सारे सेम ही है, तो रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस बाय AR, तो चारों पैरेलल में हो गए, तो AR/4। इसके बीच में रेजिस्टेंस था पाई AR/2, तो चारों पैरेलल में है, तो इतना हो गया। बोथ आर इन सीरीज, टोटल हो गया दिस प्लस दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दैट्स हाउ विल डू इट। एंड नाउ ये क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ आई नो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर। सो